हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि आज है दशहरा और दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि कल जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ केयर सिंबल देखे थे। जैसे कि हमें जो हमारे कपड़ों पर कुछ हमारे जो केयर सिंबल बने होते हैं वो क्या कहते हैं हमसे। जैसे कि अगर कहीं पर त्रिभुज बना है तो क्या कह रहा है, वृत्त बना है तो क्या कह रहा है, अगर वर्ग बनाया गया है तो क्या कह रहा है। मतलब इस तरह से हमने देखे थे। जो हमारे कपड़ों पर एक छोटा सा लेबल लगा होता है उस लेबल में कुछ चिन्ह बने होते हैं जिसे हम केयर सिंबल कहते हैं। वो केयर सिंबल होते हैं कि हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करें। तो कल आपने उम्मीद है कि केयर सिंबल के बारे में समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा और अपने कपड़ों पर भी देखे होंगे कि किस तरह से केयर सिंबल बने होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाटिक कला के बारे में। बाटिक कला क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसके बारे में समझेंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल हमने आपको कुछ केयर सिंबल अलग से भी भेजे थे। जैसे कुछ मुख्य तौर पर जो थे आपके हमने वो बता दिए थे। कुछ चीज़ें, कुछ सिंबल आपके जो हमने आपको दिखाया था वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमने आपको बता दिया था। लेकिन फिर मैंने आपको जो टेलीग्राम पर एक कहते हैं एक पेज भेजा था मैंने, उसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ और भी हैं। जैसे जो मुख्य तौर पे आपके सिंबल हैं वो हमने आपको भेज समझा दिए थे, लेकिन कुछ और भी रह गए थे। जैसे 1-2 आपके और रह गए थे तो वो हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और अगर आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास जाकर देख सकते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक? आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे बाटिक कला के बारे में। बाटिक कला क्या है? ये यहाँ से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए कि बाटिक कला जो है, ये बाटिक शब्द कहाँ का शब्द है? तो ये है आपके इंडोनेशिया का शब्द। जो आपका बाटिक कला है, बाटिक कला आपके इंडोनेशिया का शब्द है। बाटिक में किसी भी डिज़ाइन को बनाते समय किसी द्रव पदार्थ की सहायता लेकर बनाया जाता है। मुख्य तौर पर आप क्या करते हैं, मोम का प्रयोग करते हैं। जब आप बाटिक कला कर रहे हैं तो ऐसे में आप मोम का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि आप द्रव का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, बाटिक कला करते हैं। और ये जो आपका बाटिक है, बाटिक शब्द आपका टिक से बना है और जिसका अर्थ होता है बूंद या फिर टपकना। ठीक? जो ये बाटिक है आपका, ये बाटिक शब्द आपके टिक से बना है। TIK, टिक से बना हुआ शब्द है, जो कि इसका अर्थ जो होता है बूंद कह सकते हैं या फिर ये होता है आपका टपकना। अब ये जो आपके कला का उद्भव हुआ, यानी कि इस कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इस कला का प्रारंभ आपका इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप जावा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप जावा में हुआ था। इसका प्रारंभ लगभग 1516 ईस्वी के पूर्व में हुआ था। थोड़ा-सा समय को ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जा चुका है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है शताब्दी से लेकर। जैसे नायलॉन को किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं? या फिर रेयॉन को किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं? फूलों का जो प्रचार-प्रसार हुआ किस शताब्दी में हुआ? कौन-सी छठी, 7वीं, 8वीं किसमें? तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया कीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक? तो ये जो आपके बाटिक कला की प्रसिद्ध हुई, ये मतलब ये प्रारंभ जो हुआ बाटिक कला, ये आपका इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप
जो कि जावा है, वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ समय आप रखेंगे 1516 से ईस्वी से पूर्व में। अब सर्वप्रथम ये सबसे पहले यूरोपियन यूरोपियन लोग जावा से इस कला को सीख कर आए थे। तो सबसे पहले कौन सीख कर आया? सबसे पहले यूरोपियन लोग जावा से सीख कर आए थे। 2000 पूर्व 2000 वर्ष पूर्व पारसी और इजिप्ट निवासियों ने बाटिक से बने हुए डिजाइनों के कपड़ों को धारण किया था। कब किया था? 2000 वर्ष पूर्व। किसने किसने? तो जो पारसी थे और जो इजिप्ट निवासी थे, उन्होंने बाटिक कला से बने हुए नमूनों को या फिर बाटिक कला से बने हुए डिजाइनों के वस्त्रों को धारण किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे इस कला का प्रचार प्रसार देश के दूसरे देशों में होने लगा। अमेरिका हो गए आपका, यूरोप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया। यहाँ सब जैसे देशों में इस कला को अपनाया। इन्होंने इस कला को अपनाया, बाटिक कला को अपनाया और नई नई विधियों की खोज की। आधुनिक समय में ये भारत में इस आकर्षक कला का बहुत ही महत्व है, यानी कि जो बाटिक कला है, इसका भारत में बहुत महत्व है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। प्रारंभ जो ये भारत की कला है, यानी कि ये जो कला है, प्राचीन समय में इस कला को लोगों ने अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए किया। वैसे जो अभी का समय है, मैं अपने आसपास देखती हूँ, लोग समय इतना बर्बाद कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं, मतलब जैसे समय की कोई कीमत ही नहीं है। लोग सिर्फ क्या किए, खाना बना लिए, झाड़ू पोछा कर लिए, काम हो गया, दिन दिन भर बैठकर रील अपना चला रहे हैं। लोगों के पास जैसे काम ही नहीं है करने के लिए। काम तो जब पहले जो ये बाटिक कला आया, तो भारत में प्राचीन समय में इस कला का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग लोग अपने समय के सदुपयोग के लिए करते थे और इस कला को उन्होंने हस्तकला का भी नाम दिया था। अभी हाल फिलहाल में हमने भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय पढ़े थे, जिसमें हमने हस्तकला की चर्चा की थी। जिसमें आपने देखा था वो महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट था, बैम्बो सिल्क वो बैम्बो आपका शिल्प था। इसी के साथ साथ आपके चिन्ह पटन की मूर्तियाँ थी। ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। ये अलग अलग जगहों पर ये हस्तशिल्प थे। तो उसी तरह से लोगों ने जो ये आपका बाटिक कला है, इस कला को हस्तकला का नाम दे दिया। महिलाओं ने कई प्रकार के आकर्षक डिजाइन कपड़ों पर बनाए। उसे उस समय अधिकतर डिजाइन जैसे आपके ये पशु पक्षी हो गए या फिर जो मछलियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ये मतलब जैसे जो प्राकृतिक देन है, इन चीज़ों को बनाने का कार्य करते थे। और इन डिज़ाइनों में आपको अजंता, एरोला, एलिक्रेटा, खजुराहो, इन सब की जो कलात्मक मूर्तियाँ थी, इनके अलावा सुर और सुंदरियों के आपको डिज़ाइन देखने को मिलते थे। इनके साथ-साथ आप इन सभी के डिज़ाइन को देख सकते थे। तो प्रारंभ में इस इसे लेकर प्रारंभ में से लेकर अब तक इस कला का विकास होता चला जा रहा है। तो जो वर्तमान का समय है, वर्तमान पीढ़ी ने इस कला को अपनाया और इस ओर वो आकर्षित हुए। इस कला से बने जो कपड़े हैं, वो अपनी सुंदरता और अपने ज्ञान लिए हुए हैं। आधुनिक समय में इस कला के द्वारा बने कपड़ों की जो माँग है, वो बढ़ती जा रही है। वैसे भी आपने देखा कि जैसे जो आपके हस्तकला किए जाते हैं, जो हस्तकलाकृतियाँ हैं, हाथ से बनाए हुए, चाहे वो सामान हो या कोई कढ़ाई हो, कोई भी कला हो, तो उनकी माँग बढ़ती जा रही है। यानी कि हस्तशिल्प कला की माँग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जब ये तो आप थोड़ी-सी कहानी समझ रहे हैं। जैसे 17वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में भी बाटिक कला के सुंदर नमूने, जैसे आपके जो डच ईस्ट इंडिया व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, अपने इंडोनेशिया या फिर अन्य स्थानों जैसे हॉलैंड वगैरह,
लेके गए थे। आज बाटिक कला पूर्व और पश्चिम देशों में भी लोकप्रिय है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही है। अगर हम भारत की बात करें अकेले, जैसे ये तो हमने देखा कि हमारे भारत में बहुत लोकप्रिय है, ये जो आपकी बाटिक कला है, भारत के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये भारत में आया कैसे? भारत में इसका उद्भव कैसे हुआ? भारत के लोग इसे कैसे पसंद करने लगे? थोड़ा-सा हम इसको समझते हैं। हालाँकि ये आप अभी इतिहास देख रहे हैं और आपको इतिहास ही इसमें देखना है, बाकी ऐसा बहुत कुछ इसमें देखना नहीं है आपको। तो अगर हम बात करें भारत की, ये जो भारत में बाटिक कला है, इसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, कैसे नहीं? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि भारत में ये कला 18वीं शताब्दी तक लुप्त सी हो गई थी। यानी जब जो 18वीं शताब्दी थी, इस समय पर ये जो आपका बाटिक कला है, ये भारत में लुप्त हो गया था। भारत में बाटिक कला का पुनरुत्थान वस्तुतः श्री रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा हुआ था। किसने किया था? तो श्री रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका उत्थान किया गया, या कह सकते हैं पुनरुत्थान का कार्य किया गया। उन्होंने अन्य हस्तकलाओं के साथ बाटिक के आकर्षक नमूने बनाए, जैसे तमाम प्रकार के हमारे यहाँ हस्त नमूने हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारे और भी हस्त नमूने हो रहे थे, उसी के साथ-साथ इन्होंने ये जो बाटिक कला है, बाटिक कला से भी आकर्षक नमूने बनाए थे। इस कला से वे इतने प्रभावित हुए कि स्वदेश लौटकर उन्होंने शांति निकेतन में इसका प्रचार यानी कि प्रचार करने का प्रयास किया। अच्छा, शांति निकेतन जो है वो शांति निकेतन की स्थापना जो की गई थी, या आपसे पूछा जाए शांति निकेतन का संबंध किससे है? क्या महात्मा गांधी से है? क्या रवींद्रनाथ टैगोर जी से है? स्वामी विवेकानंद से है, या कोई और नाम आपको दे दिया जाए? तो आपको बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये शांति निकेतन है, इसका संबंध रवींद्रनाथ टैगोर से है। और इसी शांति निकेतन को हम श्री निकेतन के नाम से जानते हैं। आपको अगर याद हो, तो जो हमने अभी हाल फिलहाल में जो एक्सटेंशन एजुकेशन हमने समाप्त किया, वहाँ पर हमने क्या देखा था? वहाँ पर हमने प्रसार गतिविधियाँ देखी थी। कुछ हमारी प्रसार गतिविधियाँ स्वतंत्रता के पूर्व की थी और कुछ स्वतंत्रता के बाद की थी। तो उसी में आपने शांति निकेतन का नाम भी सुना था। शांति निकेतन या श्री निकेतन का नाम सुना था। अच्छा, शांति निकेतन से याद आया, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या जो श्री रवींद्रनाथ टैगोर थे, क्या इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? अगर मिला था, तो कब मिला था? बस यही एक आपको बताना है कि अगर जो श्री रवींद्रनाथ टैगोर हैं, इनको अगर मिला है, आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये कब मिला है, ठीक? बाकी अब हमने ये तो इतिहास समझा कि कैसे जो हमारे भारत में ये आया, क्योंकि जो आपके श्री रवींद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने देखा तो ये आए, अपने जो इनका शांति निकेतन था, वहाँ पर इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने इस बाटिक कला का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, ठीक। फिर बाटिक कला, यानी कि ये जो बाटिक कला है, बाटिक कला सीखने के लिए इन्होंने अपने लड़के और अपनी पुत्रवधू, इनकी जो पुत्रवधू थी, इन दोनों को इन्होंने इंडोनेशिया भेज दिया, क्योंकि इसका उद्भव कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। तो इन्होंने इनको वहाँ पर भेज दिया कि जाओ आप लोग सीख कर आओ बाटिक कला के बारे में। अब गुरुदेव जो रवींद्रनाथ टैगोर ने के संरक्षण में ये कला भारतीय प्रतीकों, वातावरण, आस्था, विश्वास, रंगों के चयन, इन सब को लेकर उभरी। अनेकों वर्षों तक योग्य जो छात्र और छात्राएं थे, शांति निकेतन में यह कला सीखते रहे। इस क्षेत्र में जो गौरा देवी हैं, गौरा देवी, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, या हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा।
आज भारतीय बाटिक के नमूनों की धूम विदेशों में भी मची है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी मची है। दिल्ली हुआ, मद्रास हुआ, लखनऊ हुआ, कलकत्ता हुआ, सभी बड़े नगरों में आए दिन कितनी ही जो बाटिक प्रदर्शनियाँ हैं वो आयोजित की जाती हैं। आज इस कला को अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों में एक विषय के रूप में सिखाया जाता है। आज आज जो बाटिक है, ये जन रुचि का विषय बन गई है। इसका अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो ये बहुत कह सकते हैं, इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। ज़रा हम इसके महत्व पर गौर करें, तो इसका महत्व क्या है? अगर हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो ये आपके घर की सजावट के साज-सामान से लेकर पहनने के वस्त्र पर बाटिक कला का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? जैसे जो हमारा बाटिक कला है, बाटिक छपाई आप सभी ने पहले ही पढ़ रखी है। हमें बाटिक छपाई में अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब आपने बाटिक छपाई पढ़ी थी, बाटिक प्रिंटिंग पढ़ी थी, तभी वहाँ पर आपको बताया गया था कि ये आपका एक हस्तकला है, इसका उद्भव जावा में हुआ था। बाद में ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हुआ। बाटक जो आपका बाटिक विधि है, इसमें अवरोध छपाई से मिलती-जुलती ये आपकी होती है, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये जो आपकी बाटिक कला है, बाटिक में जो डिज़ाइनें बनते हैं, वो डिज़ाइन बनाते समय आप द्रव का उपयोग करते हैं और ये द्रव के रूप में आपका जो होता है, मोम होता है। तो हम इसी से बनाते हैं। आप कैसे बना रहे थे? ये पहले हम करते क्या हैं, इसमें आप पहले वस्त्र पर नमूना उतार लिया जाता है और जिस स्थान पर रंग ना चढ़ना हो, वहाँ पर आप पैराफ़िन या फिर जो मधुमक्खी का मोम है, इसको लगा देते हैं। और उसके बाद ठंडे जल को या बाद में आप वस्त्र को ठंडे रंग के घोल में डुबो देते हैं। जिस स्थान पर आपका मोम नहीं लगा होता है, वहाँ पर रंग चढ़ जाता है, रंग वहाँ पर सूख लेता है और वस्त्र को सुखाने के बाद जैसे जो आपका रंग चढ़ जाता है, सुखाने के बाद आप ऊष्मा या फिर बेंजीन द्वारा वस्त्र से मोम को हटा लेते हैं। अगर एक एक से अधिक रंगों का प्रयोग करना है, तो आपको ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी और कभी-कभी अंतिम बार रंग चढ़ाते समय मोम को चटका दिया जाता था। चटकाने से दरार पड़ जाती थी और उन दरारों में भी रंग जो है वो प्रवेश कर जाता था, तो बड़ी ही सुंदर सी डिज़ाइन बन जाती थी। अच्छा, ऐसे आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं आपने कोई चीज़ बनाया या हम अपने कपड़े की ही बात कर लेते हैं और आपने वहाँ पर एक लेप लगा दिया। आप जब जितनी दूर, जैसे ये आपका कपड़ा है, यहाँ पे आपने लेप लगा दिया, तो आप यहाँ रंग नहीं जाएगा, रंग यहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आपने गोला में बनाया है, उसके बाद जब आपने इसको चटका दिया, चटकाने के बाद रंग यहाँ भी ऐसे-ऐसे प्रवेश कर जाता है, तो आपका ये जो कपड़ा है, जो आपने डिज़ाइन बनाई है, ये और भी आकर्षक लगने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अपने वस्त्रों में और भी विविधता देने के लिए या अपने वस्त्रों को और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो और आकर्षक बनाने के लिए हमारे जो मोम लगाए जाते हैं, हम उनको लास्ट में चटका देते हैं, जिससे जो दरारें बनी हैं, वहाँ पर रंग पहुँच जाता है। ये तो आपने समझा, जो पहले आपने बाटिक छपाई पढ़ी थी, उसके बारे में समझा कि इस तरह से हम बाटिक छपाई करते हैं। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि बाटिक छपाई कैसे की जाती है। आज आप देख रहे हैं कि बाटिक कला का इतिहास क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ और हम इसका कैसे प्रचार-प्रसार हुआ, क्या महत्व है इसकी। तो जो ये आपका महत्व की हम बात कर रहे थे, तो ये जो आपका घर की साज-सामान हो गए, इस पे या फिर वस्त्र पर बनाते हैं, वाटिक कला का प्रयोग करते हैं। वाटिक कला से चित्र, कपड़े आपके तन की
शोभा बढ़ाते हैं। जैसे जब आपने बाटिक कला का प्रयोग किया है और जब वो कपड़े आपने पहने हैं, तो वो आपके तन की शोभा को बढ़ा देते हैं, घर की शोभा को बढ़ा देते हैं। अगर आप किसी पार्टी, क्लब या समारोह में बाटिक कला से सज्जित वस्त्र को पहन कर चले जाते हैं, तो जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद होते हैं, उनकी नज़र आपके कपड़ों से हटती ही नहीं है। मतलब ये देखने में इतनी सुंदर होती है कि अगर आप इसे कहीं पर भी पहन के चले जाते हैं, तो लोगों की नज़र इन पर से हटती नहीं है, सराहनीय है, मतलब लोग सराहना करने लगते हैं। और अगर आप उनसे ये कह देंगे कि ये वस्त्र स्वयं आपने अपने घर पर बनाया है, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होगा। मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा कि कोई इतना अच्छा ड्रेस बना सकता है। मतलब इतने तमाम रंग-बिरंगे डिज़ाइन और वो जो आपने चटका कर उस पर डिज़ाइन बनाया है, तो इससे लोग बड़े अचंभित से होंगे। तो इन रंग-बिरंगे डिज़ाइनों को बनाने में बहुत अधिक मेहनत नहीं लगती है और ना ही आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और लेकिन आपके कपड़े की शोभा, आपके तन की शोभा बढ़ जाती है। ये एक प्रकार से जो आपका बाटिक कला है, ये आपके समय और धन दोनों की बचत करता है। कैसे करता है? तो खाली समय में आप समय का सदुपयोग करने के लिए और अपने धन की बचत करने के लिए ये आपका बहुत उपयोगी होता है। कम समय और कम लागत में ही आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों को रंग सकते हैं, जैसे कि आपका खिड़की, दरवाजे, मोज़पेच, टिकोजी हो गया, रेडियो कवर हो गया, चादर हो गया, कुशन हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गए। मतलब इन तमाम प्रकार के चीज़ों को आप रंग-बिरंगा डिज़ाइन आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो साज-सज्जा के सामान बनते हैं, जैसे आपने जो ये हैंगिंग वॉल बनाया है या फिर जो आपने फिगर्स बनाए हैं, जो पिक्चर्स बनाए हैं, इन सभी में आप इनका उपयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। तो आप जैसा चाहें अपने मनपसंद कलर डाल सकते हैं, अपने मनपसंद आप इसको बना सकते हैं, जैसा डिज़ाइन उपयुक्त हो आपके लिए आप वैसा बना सकते हैं। और ये आपने थोड़ा-सा इसके महत्व के बारे में समझा कि जैसे ये आपके समय और धन की बचत कर रहा है। अगर इसी में हम थोड़ा-सा ये बात करें कि जैसे जो आपके बाटिक कला के द्वारा आप कौन-कौन से वस्तुओं को बना सकते हैं? जैसे हम कौन-कौन सी चीज़ों को बना सकते हैं बाटिक कला के द्वारा? तो गृह सज्जा की दृष्टि से अपने गृह सज्जा की दृष्टि से बाटिक कला का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आधुनिक जो ड्राइंग रूम हो गए घरों में, वाटिक कला के हैंगिंग जो आपके वॉल हैंगिंग होते हैं, उनको हम बना देते हैं। वॉल हैंगिंग आप सभी ने देखा होगा, जैसे जो दीवार पर हम टांग देते हैं, कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए ये है और आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो भी डिज़ाइन था बाटिक कला से बना दिया। यानी कि बाटिक चित्र बनाने से पहले आप जो वॉल हैंगिंग के कपड़े हैं, उनको सिल लेना चाहिए ताकि सिलाई के जो धागे हैं, उनका अलग रंग ना दिखे आपको। कपड़ा ऊपर-नीचे इतना मुड़ा होना चाहिए कि जिससे ये रॉड आसानी से आपका डाला भी जा सके, रॉड डाल के लटकाते हैं ना, तो जब आप इसे बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। ये आप हैंगिंग वॉल तो बनाते ही बनाते हैं, इसी के साथ में आप और क्या बनाते हैं, आप कुशन कवर बनाते हैं, सोफ़ा बैग बनाते हैं, टिकोजी बनाते हैं, कवर बनाते हैं, नैपकिन, पैड, बेडशीट, तकिए के गिलाफ, ये सारी चीज़ आप बना सकते हैं। ये अच्छा आपने ये बाटिक चित्र और फ्रेमिंग तो देखी ही होगी, जैसे बाटिक कृतियों के लिए फ्रेम किस प्रकार का हो, ये आपको पता होना चाहिए, आप सभी ने देखा होगा। अगर हम लैंप सेट की बात करें, तो जो ये आपका गृह सज्जा कर रहे हैं प्रेज़ेंट टाइम में, आधुनिक गृह सज्जा में ये जो लैंप शेड है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लैंप सेट का कपड़ा थोड़ा बारीक लेना चाहिए ताकि उजाला तो आए और बढ़िया किस्म की जो लिनो या लोन है या फिर
सिल्क का कपड़ा है, ये सारी चीज़ें हमें लेना चाहिए और नमूने ऐसे हों जिसमें रेखाएँ या फिर दरारें आपको स्पष्ट रूप से दिख सकें। ठीक? इसको हम बनाते हैं और इसी के साथ-साथ कुशन कवर यानी कि जो आपका कुशन कवर ये है बहुत प्रचलित है बाटिक कला में कुशन कवर हम देखने को मिलता है। सोफ़ा बैक हो गया या फिर टेबल मैट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बना सकते हैं? बाटिक कला के द्वारा बना सकते हैं। ये आपने थोड़ा-सा एक कह सकते हैं आपका बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक था बाटिक कला। हालाँकि हमने बाटिक छपाई के बारे में पहले ही बात कर रखी है। चाहे आपका बाटिक कला हो या बाटिक छपाई हो, बात वही की जा रही है जो आप पढ़ चुके हैं। आपने डाई प्रिंटिंग ये सारे टॉपिक देख लिए हैं ना? हम अगर आपको ना पता हो तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, जो हमने टेक्सटाइल की सीरीज़ बनाई थी वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी एक ही स्थान पर। अगर आप देखेंगे जाकर तो जो प्लेलिस्ट बनी है टेक्सटाइल के नाम से, वहाँ पर आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी। तो जब आपने ये प्रिंटिंग वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आपने कई प्रकार के प्रिंटिंग देखे थे। जैसे आपने देखा था ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग देखा था आपने, ब्लॉच प्रिंटिंग देखा था आपने, डिस्चार्ज प्रिंटिंग देखा था आपने। इसी के साथ-साथ आपने ये जो आपका बाटिक प्रिंटिंग है, ये भी देखा था आपने, जिसे अभी हमने थोड़ा-सा समझा कि जैसे हमें जिन स्थानों पर मोम नहीं लगाना होता है, हम वहाँ पर जिन स्थानों पर हमें रंग नहीं लगाना होता है, हम वहाँ पर मोम लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक साड़ी ही मान लेते हैं, साड़ी मान लेते हैं या सूट जो भी है, हमने किसी का भी ये कपड़ा मान लिया, ठीक? ये आपका एक कपड़ा है। ये आपका हमने मान लिया कि एक कपड़ा है। ये कपड़ा आपका बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अब चाहते हैं आप कि हमारे कपड़े में जैसे कुछ-कुछ जगहों पर आप रंग ना लगाएँ। जैसे हमने माना कि अब ये मैंने गोल-गोल बना दिया है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि गोल-गोल हो, आप बिल्कुल बारीक भी बना सकते हैं। जैसे ये इतना बारीक तो मैं अभी यहाँ पर आपको बनाकर नहीं दिखा सकती हूँ। जैसे मान लिया आप ये चाहते हैं कि हमारा गोल-गोल ना सही, मतलब गोल ना सही, कुछ तिकोना सा हो जाए ऐसे, मतलब कि हमारा कुछ इस तरह से जगह छूटे, तो आप इतने में मोम चिपका देंगे या मोम लगा देंगे। उसके बाद बाकी जगहों को आप क्या करेंगे, जो रंग आपका टब में आपने रंग घोला है, वहाँ पर डाल देंगे। जब निकालेंगे तो आपका ये जहाँ पर मोम लगा है, यहाँ पर कलर नहीं चढ़ेगा, बाकी स्थानों पर आपका कलर चढ़ जाएगा। तो जब ये आपका यहाँ पर रंग नहीं चढ़ा है, तो ये जब आप मोम हटा देंगे तो एक एक सुंदर-सा नमूना बन के आएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये आपने क्या बनाया, ये आपने बना दिया, ये साड़ी है आपकी। आपने यहाँ-यहाँ गोली बनाकर ये मोम लगा दिया, ठीक? अब हमने क्या किया, इसमें हम कलर ले लेते हैं। येलो कलर हो गया और इसे हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, थोड़ा-सा और मोटा कर सकते हैं। मोटा कैसे कर सकते हैं? चलिए यहीं से आपका ये थोड़ा-सा मोटा कर सकते हैं, ठीक? ये हो गया। अब आपने इसे ऐसे भर दिया, ठीक? ये आपने क्या किया, ये आपने भर दिया, ये आपने मोम लगा दिया, ठीक? हमने जब मोम लगा दिया, उसके बाद जब ये आपने टब में इसको डुबो दिया, बाकी सारे कपड़ों पर जो अभी आपको सफ़ेद दिख रहा है, ये आपका कलरफुल हो गया। लेकिन ये जो आपने लगाया था बाद में, जो ये पीला आपको दिख रहा है, फिर हम इसको हटा देंगे। हालाँकि ये आपका बनाने का तरीका मेरा थोड़ा-सा गलत था, क्योंकि अब सभी आपको यहाँ पर व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है। लेकिन अब ये आपको कलरफुल दिखेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भाग आपका बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट रह जाएगा, ठीक? तो फिर और क्या कर सकते हैं, बाद में इसको हम चटका के वापस इसको रंग में डुबो सकते हैं, तो जो आपका चटका हुआ स्थान है, वहाँ पर रंग आ जाता है। बस इसी तरह से आपकी बाटिक छपाई की जाती है। ये तो हमने बाटिक छपाई की विधि बताई आपको, बाकी आप पढ़ रहे थे हिस्ट्री। अब अगर आपको बाटिक कला करना है तो आपको पता ही है कि ये आपको इसके लिए मोम की आवश्यकता होगी,
फ्रेम की आवश्यकता होगी, ब्रश की आवश्यकता होगी, वैक्स की आवश्यकता होगी, पैराफिन ऑयल की आवश्यकता होगी। रंगने के लिए आपको जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो होने चाहिए। साथ ही साथ मोम को बाद में छुड़ाने के लिए कुछ उपकरण चाहिए। जैसे आप साबुन ले लीजिए, पुराने अखबार ले लीजिए, कुछ अवशोषक कागज़ ले लीजिए, बड़े भगोने ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक? ये हमने समझा आज बाटिक कला के बारे में, ठीक? वैसे आपने बाटिक छपाई पहले ही पढ़ रखी थी, आज हमने बाटिक कला के थोड़े से इतिहास के बारे में समझा। 2-4 पॉइंट, 2-4 बिंदु आपसे पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा आप इन्हें ध्यान रखिएगा। हालाँकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको नहीं करवाया था। बस वही जब हमने प्रिंटिंग का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर बाटिक कला के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी अपने पास टाइम था तो हमने सोचा कि आपको ये भी करवा दें, थोड़ा-सा इसके हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। जब हम हिस्ट्री समझे रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।